कानून शहादत ऑर्डर के तहत जो लेक्चर हैं उसमें आज ये तीसरा लेक्चर है लेक्चर सीरीज़ का। इसके अंदर मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कि किस तरह से आपने सेक्शंस को जो होता है वो याद करना होता है। इसके लिए मैं शॉर्टकट्स भी बताता हूँ, और इसके अलावा जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी मेरी कोशिश होती है कि इनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि इनको मुतलका रेलेवेंट आर्टिकल्स या जो सेक्शंस होते हैं उनकी एक प्रॉपर समझ हो, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट उनका वहाँ पर क्लियर हो। उसके अलावा जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी होता है कि वो जान सकें कि किस तरह से उनका इत्तलाक़ करना है, और कहाँ पर, जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस का ताल्लुक है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं रोज़मर्रा अदालतों में जो हम लोग नोटिस करते हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस, ताकि आपको प्रैक्टिस के अंदर भी पता चले कि इन चीज़ों का इत्तलाक़ किस तरह से होता है। तो अब इसके अंदर जो है वो जो भी आर्टिकल हैं, ख़ास तौर पे देखें जो क्यूएसओ की सीरीज़ है, ये मैं बहुत मेरी कोशिश है कि 3-3 4-4 आर्टिकल सिर्फ शेयर किए जाएं, क्योंकि जब तक आपको इसकी एक-एक आर्टिकल की समझ नहीं होगी, आप इसको वीडियो को 2-3 बार नहीं देखेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसलिए बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा चीज़ें देकर वो फिर कुछ भी समझ नहीं आता। तो जितने लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो मेरी उनको भी एडवाइस होती है कि सब कुछ याद करने का मतलब है कि आपने कुछ भी याद नहीं किया। तो अब इसकी तरफ दूसरी एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि जो बेसिक चीज़ है, ये एक ऐसी लाइन है जिसको आप लिख लें, आपको ये अगर आ गई समझ में तो आप समझिएगा कि आपका क्यूएसओ आसान हो गया। देखें, इसमें एक चीज़ होती है। अच्छा, उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और इसको वीडियो को लाइक किया करें, इस पर कमेंट किया करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता हो कि आपको कौन सी चीज़ लाइक करते हैं, कौन सी डिसलाइक है। कोई इशू आपने डिस्कस करना है तो वो भी इसमें ज़रूर किया करें। कोई केस लॉ आपने डिस्कस करना है, कोई पॉइंट डिस्कस करना है, तो वो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ कि जो मैंने कहा था कि किस तरह से हैं जो आज के जो हैं वो आर्टिकल 18, 19 और 20 हैं, और उसमें जो बुनियादी जो है वो बात वो यही है आपके साथ जो मैंने शेयर करनी है। देखें, अगर कोई भी आपके सामने एफआईआर हो, कोई भी आपके सामने मुकदमा हो, आपको किस तरह से पता चलता है कि इसके रेलेवेंट फैक्ट कौन से हैं और कौन से इसके अंदर फैक्ट एंड इशू हैं। देखें, आप सबसे पहले बेसिकली ये देखा करें कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। यानी कि आप यूँ समझें पढ़ने के बाद कि आपको क्या समझ आई है कि ये बेसिक झगड़ा क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें बेसिक झगड़ा सिर्फ ये है कि ये वकूआ है और ये इसका नतीजा है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बाकी सारी बातें जो लिखी हुई हैं वो रेलेवेंट हैं। तो अगर आपने ये लाइन समझ ली तो आप समझ लीजिएगा कि आपका कानून हर तरह से आसान है, और ख़ास तौर पर कानून शहादत में आप अच्छे अपने आप को फील करेंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि जो आर्टिकल 18 ये बताता है कि शहादत होनी है। तो चूँकि इन्होंने बताया कि कोर्ट के अंदर फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स जिस तरह से आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, मेरे देखा भी होगा कि वो जो हैं फैक्ट्स बेसिकली दो तरह के हैं। एक फैक्ट्स इन इशू, जिसको मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट कि वो क्या होता है, और उसके अलावा रेलेवेंट फैक्ट यानी कि मुतलका हक़ाइक़। तो इन दो ही इशू हक़ाइक़ की ऊपर शहादत होती है, इसके अलावा किसी तीसरी पर शहादत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि देखें, आम तौर पर सबको पता होता है कि दो तरह के फैक्ट हैं, एक फैक्ट इन इशू और दूसरा रेलेवेंट फैक्ट। लेकिन एक तीसरे किस्म के फैक्ट भी होते हैं जो रेलेवेंट के भी आगे रेलेवेंट होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है। आपने एक तीसरी किस्म के इस इशू को जो फैक्ट को भी याद रखना है, ये आगे आर्टिकल इससे मुतल्लिक़ आ भी रहा है। तो ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तब आप बेहतरीन किस्म की एविडेंस ले सकेंगे, तब आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ख़ास तौर पर आप बेहतरीन हो जाएंगे। तो अब इसमें एक आर्टिकल 18 ने ये कहा कि सिर्फ जो है वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, सिर्फ इन दो फैक्ट्स की शहादत होगी, किसी तीसरे की शहादत नहीं होती। अच्छा, इसमें देखें जो वजाहत एक उन्होंने नीचे की हुई है वो ये है कि हाँ, ज़ाब्ता दीवानी यानी कि जो दीवानी के मुकदमात हैं, सिविल केसेस हैं, उनके अंदर अगर कोई स्पेशल लॉ है जिसके तहत एक जो गवाह है वो शहादत नहीं दे सकता, तो उसकी शहादत नहीं होगी।
तो ये सिर्फ एक फ़र्दर क्लैरिफिकेशन है कि जो लोग सिविल मुकदमात के अंदर कर रहे हैं उनको पता हो। अच्छा, मैं अभी आपको आगे चल के सिविल और जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं इनका मैं एक बेसिक सा आपको बताऊंगा कि उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो है जितनी भी शहादत होती है उसके अंदर वो कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, उनके अंदर हम फैक्ट किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो अभी जो एक चीज़ चल रही है उस पर बता रहा था मैं कि फैक्ट इन इशू की शहादत है और रेलेवेंट फैक्ट की शहादत है। तो अब इसकी मिसाल जो उन्होंने दी वो यही थी कि जी ए जो है उस पर इल्ज़ाम होता है, उस पर मुकदमा चल रहा है कि उसने जनाब बी को डंडे मारकर इस नीयत से डंडे मारे कि उसकी मौत हो जाए। देखें ये लाइन सिर्फ अगर आप एक अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना तो आपकी हमेशा से एफआईआर और मुकदमात हमेशा अच्छे होंगे। वो इसलिए कि अगर इस एक लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ए ने बी को डंडे के साथ इस नीयत से मारा कि उसकी मौत हो जाए। क्योंकि खाली डंडे के साथ मारा था और मर गया तो वो तो कहेगा कि मेरी इंटेंशन ही नहीं थी। जब वो ये साबित कर देगा कि मेरी नीयत नहीं थी तो उसको जो है वो 302 के तहत जो है वो सज़ा जो डेथ पेनल्टी की है वो नहीं होगी, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सेंटेंस के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ बेसिकली नीयत ना हो। ये देखें एक पूरी लाइन, ये इसी तरह से आपने कोई भी केस आपके पास आता है, कोई भी एग्ज़ाम के अंदर प्रपोजिशन आती है तो आप उसकी ये एक लाइन ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपने उसकी एक लाइन ढूंढ ली तो आपको एक तो पता चल जाएगा कि ये किस सेक्शन के तहत आता है, इसके ये एक्यूजेशन बेसिकली क्या है और इससे रेलेवेंट चीज़ें कौन सी होंगी। तो एक तो ये मिसाल आपने एक लाइन, अब इसमें क्या चीज़ें फ्रेम हुई। अब इसमें 3 सवाल उन्होंने निकाले कि जी क्या ए ने बी को डंडे से मारा, ये साबित करेगा। दूसरा ये बताना है कि ए ने बी को मारा कि उसकी मौत होगी, यानी उसकी मार से उसकी मौत हुई। फिर उसके बाद तीसरी उन्होंने बात निकाली कि क्या ए की नीयत भी थी कि बी को उसने जान से ही मारना है। तो ये 3 चीज़ें निकाली, यानी बेसिकली इस एक वाक़े से 3 हकायक सामने आए। एक जो फैक्ट इन इशू, वही बात कि ए ने बी को डंडे से मार दिया, उसके नतीजे में मौत हो गई। ठीक है जी। अब दूसरे ये थे कि क्या उसने जो थी किसके पीछे इसकी इंटेंशन थी नहीं थी, ये चीज़ें आगे जो हैं वो रेलेवेंट बनती जाती हैं। अब मैंने जो कहा था कि मैं दीवानी मुकदमात और फौजदारी के मुकदमात के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से फैक्ट इन इशू डिसाइड होते हैं या फैक्ट्स डिसाइड होते हैं। देखें जो दीवानी मुकदमात होते हैं उनके अंदर जो फैक्ट इन इशू बेसिकली क्या होता है कि मुद्दई ने हर वो फैक्ट साबित करना होता है जिससे फ़ैसला उसके हक़ में आए। तो जो फ़ैसला हक़ में कराने के लिए उसने फैक्ट साबित करने होते हैं वो होते हैं फैक्ट इन इशू। ये सिविल केसेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर जो मुद्दा अलय अगर होंगे तो उनके लिए फैक्ट इन इशू क्या होंगे, उनके लिए फैक्ट इन इशू उनके लिए जो रेलेवेंट फैक्ट होंगे वो ये होंगे कि मुद्दा अलय ने जो साबित करने होते हैं मुद्दई के मुकदमे को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो मुद्दई ने साबित करने के लिए अपना केस हकायक बताने हैं वो होंगे फैक्ट इन इशू। और जो मुद्दा अलय ने जवाब में साबित करने हैं कि ये जो मुद्दई ने दिए हैं फैक्ट्स वो गलत हैं, उसके वो गलत साबित करने के लिए जो हकायक होंगे वो होंगे रेलेवेंट फैक्ट। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फ़ौजदारी मुकदमात। देखें फ़ौजदारी मुकदमात में चूँकि इशू फ्रेमिंग नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे प्रोसिक्यूशन को ही तमाम हकायक को साबित करना होता है कि जिनसे ये जुर्म बनता है या नहीं। तो वो जो प्रोसिक्यूशन साबित करने के लिए अपने हकायक बताती है वो कहलाते हैं फ़ौजदारी मुकदमात में फैक्ट इन इशू। उसके बाद आ जाते हैं जी आर्टिकल 19 पर। आर्टिकल 19 में जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ फैक्ट होते हैं और आगे रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। तो रेलेवेंट फैक्ट आपको समझ लें कि कौन से होते हैं। ये चीज़ इसलिए आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जब आपने एक प्रैक्टिकल ख़ास तौर पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको अगर इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो कहते हैं ना जी कि जब शहादत हो रही होती है तो कहते हैं जी इसने बेढंगा सवाल पूछा, ये तो मुतलका सवाल ही नहीं। वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि ये मुतलका सवाल था कि नहीं था।
तो वो ये चीज़ आर्टिकल 19 आपको बताता है कि रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं। हम ये कहते हैं कि आमतौर पर समझ लेते हैं कि जनाब वो पूरा वाक़या बताएगा और जो बाकी सारी बातें होंगी इस वाक़े के साथ जुड़ी वो शायद रेलेवेंट फैक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, रेलेवेंट फैक्ट की तारीफ़ ये बताई गई है कि वो हक़ाइक़ जो कि इशू में हों ही ना, यानी कि जो ये आप समझ लें कि जो मदई ने मुकदमे में नहीं लिखे या जो एफ़आईआर के अंदर जो हैं वो नहीं लिखे गए, लेकिन जो एफ़आईआर के अंदर अबारत लिखी गई है या जो मदई ने अपने केस के अंदर मुकदमे के अंदर प्लेंट यानी जो होती है उसके अंदर अगर उसने लिखे हैं तो उनसे वो लाजमी तौर पर जुड़े हुए हों। ठीक है, एक तो ये चीज़ कि उनके साथ वो इस तरह से जुड़े हुए हों कि उनका वो हिस्सा बनाएं, यानी कि उसके बगैर वो पूरे ना होते हों, समझ उस चीज़ में ना आती हो। उसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है कि वो वाक़यात जो होते हैं जो जुड़े हुए हों, वो चाहे एक ही वक्त पर हों, यानी कि जिस वक्त पर ये फैक्ट चल रहे थे या रेलेवेंट फैक्ट थे, तो क्या एक तो ये कि या तो वो उसी वक्त चल रहे हों या फिर वो ये कि वो वाक़यात जो हैं बाद में किसी दूसरे टाइम पर वक़ू पज़ीर हुए हों। तो आप इन रेलेवेंट फैक्ट को इसी तरह से डिसाइड करते हैं कि एक तो ये कि या वो फैक्ट इन इशू के लाजमी हिस्सा हों, उसके बगैर फैक्ट इन इशू पूरा ना होता हो, और वो चाहे उसी वक्त हुए हों जिस वक्त वो फैक्ट इन इशू हुआ है या फिर वो फैक्ट इन इशू के बाद में हुए हैं या उससे पहले हुए हैं। तो ये एक कहलाते हैं। अच्छा जी, मसलन ए ने फिर जो बी को डंडे मारकर कत्ल किया। अच्छा सवाल आप तो ये अब इसमें देखें, उनके दरमियान अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर वो कत्ल होने से पहले उनकी कोई आपस में गालम गलोच हुई होगी, कोई लड़े होंगे, तो उनका वो जो लड़ाई झगड़े के अल्फाज होंगे लड़ने से पहले वो कहलाएंगे रेलेवेंट फैक्ट। इसी तरह से अगर जो उसके फ़ौरन बाद कोई वाक़या पेश आया, लड़ने के फ़ौरन बाद कोई कपड़े फटे हुए होंगे, कोई वहाँ पर उसके निशान लगे हुए होंगे, वो भी कहलाएंगे रेलेवेंट फैक्ट। तो अब उसके बाद ये कि फ़ौरी के यानी कि वाक़े से कबल और वाक़े के फ़ौरी बाद, यानी वाक़े से फ़ौरन पहले, फ़ौरी पहले, ये फ़र्ज़ कर लें जी कि अगर एक वाक़या 1 बजे हुआ है तो जो 12:30 बजे के वाक़यात होंगे, 12 बजे के वाक़यात होंगे, इसी तरह से जो 2 बजे के वाक़यात होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरी चीज़ ये कि एक और मिसाल दी गई कि ए ने बी को ख़त लिखकर उस पर बहतान लगाया। तो अब एक ख़त ही तो नहीं ना लिखा होगा, हो सकता है कि उन्होंने 3-4 ख़त लिखे हों, तो वो ऐसे सारे ख़त जो उस तरतीब के अंदर चलते आ रहे होंगे वो कहलाएंगे रेलेवेंट फैक्ट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि रेलेवेंट फैक्ट को डिसाइड किस तरह से करते हैं। ये आला अदालतों ने एक टर्म इस्तेमाल की है लॉ के अंदर, रेस गेस्टी। अच्छा, ये रेस गेस्टी का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको भी आप बेसिकली समझ लें कि रेस गेस्टी का प्रिंसिपल होता क्या है। ये देखें, ये एक ऐसा मामला जो इन फैक्ट इन इशू से जुड़ा हो, सिर्फ जुड़ा ही ना हो बल्कि उसकी वजाहत करता हो। रेस गेस्टी का प्रिंसिपल में ये लाजमी आपने देखना है कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है, वो फैक्ट होते हैं जो सिर्फ जुड़े ही ना हो बल्कि वो उसकी वजाहत करें। अगर वो ऐसे हों कि जो जुड़े हों लेकिन वो उसका वजाहत ना करें तो वो रेलिवेंट फैक्ट नहीं कहलाएंगे। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कहा जाता है कि जनाब आप फजूल सवाल कर रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चन करें, लीडिंग क्वेश्चन करें। ये बहस के दौरान आप प्रैक्टिस जो लोग करते हैं उनको पता है कि ये अल्फाज बोले जाते हैं, जज भी कह देता है, और बाज़ अक्सर जो है अपोनेंट लॉयर तो फ़ौरन आपको कहेगा कि जनाब आप ये फजूल सवाल कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आपको कहता है कि आपके क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं हैं। तो उसके बाद एक और रेस गेस्टी की बुनियादी पहचान ये है कि इसके बगैर आप फैक्ट इन इशू को समझ ही ना पाएँ, यानी कि ये ऐसे फैक्ट होने चाहिए रेलेवेंट जो कि फैक्ट इन इशू के साथ इस तरह से जुड़े हों कि उसकी ये वजाहत करें, और अगर आप उनको छोड़ दें तो फैक्ट इन इशू समझ ही ना आए। तो ये है रेस गेस्टी का प्रिंसिपल जो कि आमतौर पर इत्तलाक इसका प्रैक्टिस में इंतहाई होता है। और इसी बात की क्लैरिफिकेशन की गई जो फ़ैसला है 1993 PCRLJ 704 पर। उसके बाद आ जाते हैं कि मुतलका हक़ाइक़ में एक और नुक्स होता है जो उनको रेलेवेंट नहीं रहने देता। वो नुक्स क्या होता है, वो ये होता है कि जी अब कोई भी वाक़या जिसके ये चूँकि दरमियान वाला हिस्सा होते हैं तो इनके दरमियान ज़्यादा एक तो वक्फ़ा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा वक्फे का मतलब ये है कि अगर रेलिवेंट फैक्ट दो हैं और उनके दरमियान वक्त ज़्यादा गुजर गया है, महीने गुजर गए हैं, या उसमें कोई ऐसी गुंजाइश पैदा होगी कि जिससे ये शक जन्म ले कि जनाब हो सकता है कि अब ये जो फैक्ट है दूसरा फैब्रिकेटेड करके पेश किया गया है, यानी कि फैक्ट के अंदर रद्दोबदल की गई है। और ना ही एक फिर ये भी है कि सिर्फ उसमें महज पुराने वाक़यात का ज़िक्र ही ना हो, कि उन्हें सिर्फ पास्ट बता देना किसी भी जुर्म का, तो वो रेलेवेंट नहीं कहलाता। तो ये जो चीज़ है, यही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 368C पर। अब उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं वो ये कहलाते हैं, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि तीन तरह के फैक्ट हैं। एक फैक्ट जो फैक्ट इन इशू, और दूसरा फैक्ट जो रेलेवेंट फैक्ट है। लेकिन एक तीसरा फैक्ट होता है जो कि रेलेवेंट का भी रेलेवेंट है। ये बेसिकली मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि रेलेवेंट का भी रेलेवेंट होता है। तो ये बेसिकली सिर्फ रेलेवेंट के ये वजह बनते हैं, यानी कि ये वो फैक्ट्स होते हैं जिनकी बना पर रेलेवेंट फैक्ट पैदा होते हैं। यानी कि ये वो हक़ाइक़ जो मौका पैदा करें रेलेवेंट फैक्ट को बनाने का, या उनकी वजह से रेलेवेंट फैक्ट बने, या उनके असर से, या वो असर रखें कि यानी कि वो इस तरह से इफ़ेक्ट करें कि रेलेवेंट फैक्ट उसके नतीजे में बन जाए। तो ये या फिर हालात जो होते हैं उनकी वाक़यात की एक ख़ास तरतीब के लिए भी ये ज़िम्मेदार होते हैं। यानी कि अगर कोई वाक़या हुआ है वो किस तरतीब के अंदर हुआ है, उसके अंदर स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है, ये उनको भी डिसाइड करते हैं रेलेवेंट फैक्ट के रेलेवेंट फैक्ट जो आगे होते हैं। तो अब ये बेसिकली क्या चीज़ होती हैं, इनको मिसाल के तौर पे हम आगे समझते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा डीप चीज़ है लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसका आपको बता चुका हूँ। तो अब मिसाल भी इसकी देख लेते हैं। मिसाल के अंदर ये था कि जी ए ने बी को लूटा है। तो क्या ये ए ने बी को वाकई लूटा है, ये किस तरह से पता चलेगा? कि मैंने कहा था कि उसमें तीन चीज़ें होती हैं ना। देखें, एक चीज़ तो वाक़े के पहले, फ़ौरी पहले या फ़ौरी बाद। अब ये वो अगर साबित कर देते हैं कि जी कि बी जो है वो लूटे जाने से पहले एक मेले के अंदर गया था और उसने किसी शख्स को दिखाया था कि मेरे पास जेब में इतने पैसे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बंदा पैसे रखता था और इसके पैसे वाकई ही लूटे गए हैं। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि क्या वाकई ए ने बी को लूटा था। तो जी बिल्कुल, ये साबित करता है कि इस बंदे के पास पैसे थे, तो हो सकता है कि इसके साथ लूट मार हुई हो। अब आगे आ जाते हैं कि जी ए ने बी को कत्ल किया। अब उस फिर क्या होता है कि जो ज़मीन पर निशान, यानी कि फ़र्ज़ करें जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो जो ज़मीन के ऊपर आप देखते हैं कि जो एक दूसरे को धक्का देते हुए निशान पड़ गए हैं, या जो गिरे हैं तो चोट लगी होगी। तो ये जो सारे इस तरह के ज़मीन पर निशान, कपड़ों पर निशान, ये बेसिकली रेलेवेंट फैक्ट होते हैं जो कि फैक्ट इन इशू को बताते हैं कि इसके नतीजे में ये हुआ होगा। यानी कि आप, चूँकि ये भी मैंने बताया कि वो फैक्ट इन इशू जो है इनके बगैर इनकम्प्लीट है। तो यानी अगर आप कहते हैं जी कि किसी ने मारा है तो उसके ऊपर निशान तो होने चाहिए ना। तो वो निशान जो होते हैं मार के, वो बताते हैं कि ये रेलेवेंट फैक्ट हैं जिनके नतीजे में ये फैक्ट इन इशू हुआ है। अगर ये ना हो तो ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि उस बंदे को मार हुई है। अब आगे तीसरी बात, एक और मिसाल थी कि जैसे बी ने जो था, ए ने बी को जहर दिया, तो वो बी की जो सेहत है जहर देने से पहले की, वो क्या होगी? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगी। और इसी तरह से बी की वो आदात जिनका ए को इल्म था, यानी कि आखिर ए ने बी को जहर दिया तो उसको किस तरह से पता था कि ये जहर किस तरह से इसको दिया जा सकता है। तो उसको पता चला कि जनाब ये फ़र्ज़ करें कि ये तो नशे का आदी है, तो उसने नशे के अंदर जहर दे दिया। तो वो नशे की आदत बेसिकली वजह बन गई उसकी मौत की। तो अब ये जो आदत थी ये बेसिकली क्या थी? ये रेलेवेंट की रेलेवेंट फैक्ट थी। यानी इस आदत की वजह से जहर दिया गया, और जहर जो था वो रेलेवेंट फैक्ट बना किस चीज़ का? मौत का। मौत क्या थी? वो फैक्ट इन इशू थी। तो ये थी रेलेवेंट की रेलेवेंट फैक्ट। अब आगे आ जाते हैं कि ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि दो चीज़ें होती हैं, यानी कि जब दो पार्टियों के दरमियान झगड़ा हो तो ये किस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि में बेसिकली पहले जो है वो मारपीट करने वाला ग्रोह कौन सा था, यानी कि एग्रेसर कौन सा था। तो ये एक सीक्वेंस जो होती है, ज़ख्मों की पहचान जो होती है, वो बताती है कि इस बंदे का जुल्म जो है वो हो सकता है कि इस बंदे ने स्टार्ट की हो लड़ाई, इस बंदे ने पहले मारा होगा। तो इसी तरह से फ़ोन रिकॉर्डिंग है, तो ये भी रिकॉर्डिंग लेकिन ज़रूरी है कि ये रेलेवेंट फैक्ट होती है, लेकिन
ये रेलिवेंट फैक्ट आपको जल्द से जल्द जो है वकूए के जमा करानी होती है, ये केस के अंदर ज़रूरी है। इसी तरह से किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जिसको मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि 1985 SCMR 181, ये बताता है कि किसी भी जो पिछले केस के अंदर डिसीजंस होते हैं, वो जो फ़ैसले होते हैं, वो दीवानी मुकदमात में किसी अगले मुकदमे के लिए एक रेलिवेंट जो है फैक्ट का दर्जा रखते हैं। तो ये था बेसिकली फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट्स के आगे रेलिवेंट फैक्ट्स। तो ये बेसिकली आज का छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इन 3 आर्टिकल्स को समझना है तो बेसिक लाइन मैंने बता दी है। अगर आपको ये समझ आ गई तो इस तीनों आर्टिकल्स को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। यूट्यूब के ऊपर आपके मेरी वीडियो पे जितने भी लाइक्स और कमेंट होते हैं, ये बेसिकली आपकी तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है और मेरी इस पे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो इसमें मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।